हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस का आगे का टॉपिक कराने जा रही हूँ। हम लोग थ्योरीज कर रहे थे वेजेस की, हमने थर्ड तक थ्योरी कर ली थी, द वेज फंड थ्योरी। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, ये हमारी एचआरएम की जो है वो सिलेबस है, बीकॉम का, सेमेस्टर थर्ड सेकेंड ईयर। ठीक है, जिसने भी पहले का वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी गई थी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉल्कर के द्वारा। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वेजेस जो है वो रेसिड्यू है लेफ्ट ओवर का। लेफ्ट ओवर का मतलब है जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, अगर हम उनकी पेमेंट कर दें उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वही जो है वेजेस दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसमें से अगर हम रेंट का खर्चा माइनस कर दें, अगर हमें कोई इंटरेस्ट देना है उसका खर्चा माइनस कर दें और प्रॉफिट अपना निकाल के वो माइनस कर दें, और उसके बाद जो भी बचा कुचा पार्ट होगा वो सारा लेबर्स को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो मेन फीचर क्या है इस थ्योरी का, इसने जो है एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स एंड प्रोडक्टिविटी, इसके रिलेशन को बताया है, जहाँ पे अगर ज़्यादा जितने भी लेबर्स होंगे उनका अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेजेस में भी इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो अगर हम ये वाला खर्चा माइनस भी कर दें तो ज़्यादा निकलेगा रेसिड्यू, जो बचा हुआ पार्ट होगा तो वो ज़्यादा वेज जो है उनको मिल जाएगा लेबर्स को। अब उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के, ये एक वन साइडेड थ्योरी है। इसने क्या किया है, सप्लाई ऑफ लेबर को भी इग्नोर कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग जो रेजिड्यू पार्ट होता है वही लेबर्स को दिया जाएगा। अगर रेजिड्यू मान लो जीरो हो गया या नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब रियलिटी वेजेस तो बिल्कुल ही जीरो हो गई, कोई पार्ट मिलेगा ही नहीं लेबर्स को। ठीक है, और इस थ्योरी ने जो है ट्रेड यूनियंस की जो इन्फ्लुएंस पावर है उसको रिजेक्ट कर दिया। रियलिटी में जो ट्रेड यूनियंस हैं वेजेस ऑफ लेबर्स को रेस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, अगर एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी कम मिल रही है तो वे इकट्ठा होके कहीं ना कहीं अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, और फिर जो एम्प्लॉयर होता है उनसे डिमांड करते हैं कि जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे उसने ये जो पॉइंट है, ये जो इम्पॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट है, उसको ही इग्नोर कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। बट रियलिटी में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जितने भी लेबर्स हैं उनकी वेजेस को इंक्रीज किया जा सके। इफ इट इज़ नॉट द वर्कर हु इज़ रेसिडुअल क्लेमेंट, कोई भी वर्कर नहीं होता है जिसको एक रेसिडुअल क्लेमेंट मिलता है, क्लेम मिलता है, बट द एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि लेबर्स को एक परफेक्ट वेज रेट मिले और उसमें वो एग्री हो जाए, कुछ भी बचा कुचा उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग थ्योरी है, जिसने लेबर्स के बारे में सोचा ही नहीं। अगर पूरा का पूरा प्रोडक्शन में से अगर हम अपना खर्चा माइनस कर देंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर वहाँ पे ज़ीरो आ गया, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लेबर्स को मिलेगा नहीं? तो ये थ्योरी एक अनरियलिस्टिक थ्योरी है जिसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ये बहुत ओल्डेस्ट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एंड जनरल थ्योरी है वेजेस डिटरमाइन करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग लेबर्स को पे किया जाना चाहिए जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितना लेबर ने कमाया है या जितना भी लेबर ने जो है प्रोडक्शन किया है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज देयर आर 50 लेबर्स इंगेज्ड हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, और टोटल रेवेन्यू जो है वो 2000 ही जनरेट हो पाता है। अगर हम एक लेबर को और एम्प्लॉय कर दें तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2050 ओनली। तो यानी अगर हमने एक एम्प्लॉयर को अपॉइंट किया है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 50 रुपीज़ ही है। तो पेइंग मोर वेजेस टू द लेबर्स देन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वुड मीन टू लॉस द इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा पे करेंगे तो इंडस्ट्री लॉस में चली जाएगी। जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जितना वो
एक तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही उनको उसकी इक्वल ही डिटरमाइन किया जाना चाहिए। तो जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उतने ही वेजेस उन लेबर्स को दिए जाएंगे, ना तो कंपनी लॉस में जाए या कह सकते हो इंडस्ट्री लॉस में जाए, ना ही लेबर्स लॉस में जाए। तो इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आया इस थ्योरी से? एवरी लेबर गेट द वैल्यू ऑफ हिज सर्विस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हिज मार्जिनल प्रोडक्ट। जितना उसने प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही, उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही उसको वैल्यू किया जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द लेबर्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज इक्वल। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जितने भी लेबर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनकी ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। इसी तरह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हर एक लेबर का इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी इक्वल होगा। तो ये 3 कंक्लूजन निकल कर आए। उसके बाद एजम्पशंस क्या रखी थी इस थ्योरी के अंदर? एजम्पशंस ये रखी गई थी कि परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे होगा, कोई आपका मोनोपोली कंपटीशन नहीं होगा, ओलिगोपोली कंपटीशन नहीं होगा, ओनली परफेक्ट कंपटीशन इज देयर। और जहाँ पर जो प्रोडक्ट मार्केट है और जो फैक्टर मार्केट है वो भी सेम ही होंगी। ठीक है, उनमें भी परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद है जितने भी लेबर्स हैं वो होमोजीनियस नेचर के होंगे। उसके बाद जो लेबर्स हैं उनको एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर एक लेबर नहीं आया है तो उसकी जगह दूसरे लेबर को लगा के काम कराया जा सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिटर्न्स अप्लाइज टू द थ्योरी। जो लॉ होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का, वो इस थ्योरी के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो है बेस्ड है अजम्पशन, इस अजम्पशन पर कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर और फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। इट होल्ड्स गुड इन द लॉन्ग पीरियड। ये जो है लॉन्ग पीरियड तक बहुत अच्छे से जाती है। इसका जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम ही टेक्निक रहेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मोबिलिटी अच्छी है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। अलग अलग प्रोपोर्शंस में यूज किए जा सकते हैं। बायर्स और सेलर्स जो हैं हैव इक्वल बार्गेनिंग कैपेसिटी, उनके अंदर इक्वल बार्गेनिंग कैपेसिटी भी है। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब है क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, इसके अंदर अनरियलिस्टिक एग्जम्पशंस हैं। इन्होंने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मोबिलिटी है, फैक्टर्स की इक्वल बार्गेनिंग है बायर्स और सेलर्स की। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आए, रियलिटी के अंदर बात करें, तो ये एग्जम्पशन कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं होती है। इसलिए ये जो एग्जम्पशंस हैं इस थ्योरी के अंदर वो अनरियलिस्टिक हैं, रियलिटी को नहीं देखती हैं। ठीक है, सिर्फ एक कहानियाँ हैं या सिर्फ आप कह सकते हो कि सपने हैं या कुछ भी है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हम रियलिटी की बात कहें तो ये चीज़ें आपके लिए परफेक्ट नहीं होंगी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हैं। परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है फैक्टर्स के अंदर, इक्वल बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है बायर्स और सेलर्स के अंदर। उसके बाद है होमोजेनिटी ऑफ फैक्टर्स। फिर इसने ये एग्जम्पशन बताई कि जितने भी लेबर्स हैं वो होमोजीनियस है। क्या ऐसा हो सकता है? इक्वल एफिशिएंसी हो सकती है लेबर्स की? कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद है रॉन्ग कंजप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी गलत एजम्पशन थी कि इन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, बट फुल एम्प्लॉयमेंट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम कहें कि एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयड है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक इकोनॉमी पूरी ही एम्प्लॉयड है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बचे हुए होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, कुछ डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अब ऐसा क्यों रहती है? देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को पढ़ें, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि एम्प्लॉयमेंट हम तभी चेक करेंगे, एक तो जो पर्सन काम करने के लिए एबल है, जो लायक है, जिसके पास कैपेसिटी है काम करने की और वो काम करना चाहता है, तब उसको बोलेंगे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट फुल है। ठीक है, अगर सब लोगों की जॉब लग गई है तो हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट उन लोगों का क्या जो कि एज्ड भी हैं, जिनकी एज है काम करने की, जो एबल भी हैं और काम को ढूंढ भी रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारी एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुई। बट इन दैट केस अगर मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो काम करना ही नहीं चाहता, वो कोई जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, पर उसकी एज है कि उसको जॉब करनी चाहिए, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट वो फिर भी जॉब नहीं करना चाहता, जहाँ पे विलिंगनेस ही नहीं है उस काम को ढूंढने के लिए, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेते नहीं हैं।
तो वो जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर उस हमने पर्सन को नहीं लिया तो वो भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड है। इस वजह से अगर आप कभी भी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर करते हैं तो आप परफेक्टली ये नहीं कह सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी के अंदर, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन्होंने तो बोल दिया कि वेजेस जो हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल रहेंगे, बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। जितनी भी प्रोडक्शन हुई है किसी भी कॉमोडिटी की तो वहाँ पे कॉपरेशन होती है बहुत सारे फैक्टर्स की। इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच लेबर कैन नॉट बी मेजर्ड सेपरेटली। अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी निकालें, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में अगर हम एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी निकालना चाहें तो वो मुश्किल हो जाएगा अलग अलग निकालने का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और फिर इसमें पेमेंट किस तरह से करेंगे, तो ये जो मेजरमेंट होता है इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। जो रियलिटी होती है या रियल लाइफ होती है उसके अंदर आप इसको नहीं कर पाते हैं। नॉट पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इन्होंने एक और एजम्पशन बताई थी कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि जो आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम प्रोपोर्शन फैक्टर्स की चेंज करें। एक चीज़ यहाँ पे बोली गई थी एजम्पशन में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप दूसरी प्रोपोर्शन से चेंज कर सकते हो। जैसे इन मैनी जॉब्स, बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं, लेबर कैन बी कंबाइन हो जाते हैं विद अदर फैक्टर्स इन अ गिवन प्रोपोर्शन ओनली। जैसे एक टाइपराइटर है, एक टाइपिस्ट है, एक वन टेलर है, या वन स्विंग मशीन है, या वन ड्राइवर है और वन टैक्सी है। बट इन द सिचुएशन जो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ों में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जानना शुरू कर दें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर है वन साइडेड एंड इनकम्प्लीट थ्योरी। ये जो है एक वन साइडेड थ्योरी और इनकम्प्लीट है, इसने भी सप्लाई साइड जो है लेबर की उसको इग्नोर कर दिया। फिर अजम्पशन है लॉन्ग रन की। ये जो थ्योरी है अप्लाई हो सकती है इन द लॉन्ग रन, वेयर एज अगर हम प्रॉब्लम की बात कहें, जो वेज डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट में भी अराइज होगी और शॉर्ट पीरियड में भी अप्लाई जो है अराइज होगी। ठीक है, उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में क्या है, इस वेजेस थ्योरी के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ द लेबर, कि वेजेस जो हैं वो प्राइस होगा जितनी सर्विसेज लेबर ने दी हैं। ठीक है, जस्ट एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इट्स डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस जो है कमोडिटी का कैसे डिटरमाइन होगा, उसकी डिमांड और सप्लाई से। अब इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है कि हमारी जो डिमांड होगी, ठीक है, या फिर हमारी जो सप्लाई होगी लेबर्स की, उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस को क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। वेजेस आर डिटरमाइंड। ओके, अब देखो इसमें आप क्या करोगे, अब आपको पता है इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिमांड की स्लोप कैसे जाती है। ये डिमांड की हमारी स्लोप हो गई। उसके बाद हमारी जो सप्लाई की स्लोप है हम उसको बना देंगे, ये सप्लाई की स्लोप हो गई। अब जहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई कट होंगे, जहाँ पे ये वाले डिमांड और सप्लाई कट होंगे, यहाँ पे ही आपकी जो वेजेस हैं वो डिटरमाइन हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखो, जहाँ पे डिमांड सप्लाई काटे वहीं पे वेजेस हमारी डिटरमाइन हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड के बराबर में सप्लाई है। क्या मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट ई है, इस पॉइंट पे डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर है जब ही ये काटी है। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो wage rate is determined at that point where the demand for and supply of labor are equal to each other। वहाँ पे ही ये जो है wage rate डिटरमाइन किया जाएगा जहाँ पे डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ लेबर्स जो हैं वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब डिमांड फॉर लेबर क्या होता है, डिमांड फॉर लेबर इज मेड बाय द एंटरप्रेन्योर बिकॉज लेबर हेल्प्स इन प्रोडक्शन। डिमांड फॉर लेबर मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर, या आप कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर जो है वो ढूंढ रहा होता है एम्प्लॉय करने के लिए एक लेबर्स को, जो कि लेबर्स हैं वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इट मीन्स जो लेबर्स हैं डिमांड किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और गुड्स। जो भी
लेबर्स हैं वो इसलिए ही डिमांड किए जाते हैं कि जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जा सके। ओके, at a given wage rate, demand for laborers refers to that number of laborers which the producer wants to employ. एक गिवन वेज रेट पे ही वो डिमांड करेगा लेबर्स की जिनको वो एम्प्लॉय करना चाहता है। कोई भी प्रोड्यूसर लेबर को उतने ज़्यादा पैसे नहीं देगा जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, उससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं देगा। तो डिमांड जो है उतनी ही मैक्सिमम होगी। यहाँ पे मेन बात ये है कि डिमांड उतनी ही की जाएगी जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसको चाहिए होगी। ठीक है, और डिमांड फॉर लेबर किस किस तरह से कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड फॉर लेबर के लिए। तो पहला फैक्टर है कि डिमांड फॉर द कमोडिटीज़। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर कमोडिटीज़। अगर किसी भी प्रोड्यूसर की कमोडिटीज़ की डिमांड मार्केट में है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, इफ़ द डिमांड फॉर दोज कमोडिटीज़ इज़ मोर, ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी लेबर की, बट अगर कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो कम है तो लेबर की डिमांड भी जो है वो कम रहेगी। प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर जो प्राइस हैं उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ लेबर। अगर अदर सब्स्टिट्यूट जो है उस फैक्टर्स का बिकम्स डियरर है तो वहाँ पे लेबर जो है वो इंक्रीज की कर दी जाएगी। बट इफ़ अदर सब्स्टिट्यूबल फैक्टर बिकम्स चीपर, यानी यहाँ पे तो ये है कि इंक्रीज है और यहाँ पे चीपर है, तो जो डिमांड फॉर लेबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है टेक्निकल कंडीशंस। अगर डिमांड फॉर लेबर जो है इसमें अगर ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है और इंक्रीज़ की जा रही है तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर विल गो डाउन। अच्छी इंडस्ट्रीज़, अच्छी जो टेक्निक है उनका यूज़ किया जा रहा है तो डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर का डायग्राम बनाया हुआ है। अब कैसे बनाया हुआ है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, ये हमारा प्रिवेलिंग वेज रेट है। ठीक है, ये है आपकी डिमांड फॉर लेबर और ये है आपका वेजेस। ओके, अब यहाँ पे देखो वेज आपका ये था। अब अगर आपका जो वेज रेट है वो कम हो जाए और यहाँ पे डिमांड जो है लेबर की, ठीक है, देखो अब कहने का मतलब क्या है, जब लेबर की जो डिमांड थी वो कम थी तो वेजेस ज़्यादा दिए जा रहे थे। अब लेबर की डिमांड ज़्यादा है तो वेजेस कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इधर से ही फिर आपकी ये जो डिमांड वाली जो स्लोप है ये निकल जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर लेबर, डी, और ये हमारा ओ और ये एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कॉन्क्लूज भी करके बता रखा है कि यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर लो रेट ऑफ वेज है तो डिमांड फॉर लेबर विल मोर, तो डिमांड ऑफ लेबर क्या है, ज़्यादा है। देखो लो वेज रेट है तो डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है, और अगर हाई वेज रेट है तो जो डिमांड है वेज लेबर की वो कम है। ओके, अब सप्लाई का देखो। अब सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स जितने अवेलेबल हैं काम करने के लिए और वर्क करने के लिए एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, तो उनको हम कहेंगे कि सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है वो कम थी तो वेजेस क्या थे, ज़्यादा। अब सेम सप्लाई ज़्यादा है तो वेजेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपने बनाना है अगर सप्लाई ऑफ लेबर आता है तो। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। बुक के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। अब हमने जो है डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ लेबर का पढ़ लिया। अब इनका मतलब है कि वेज रेट आप कैसे डिटरमाइन करें, तो यहाँ पे आप सब लिखेंगे पहले डिमांड फॉर लेबर इक्वल्स टू में सप्लाई ऑफ लेबर। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे। फिर इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है और डायग्राम मैंने बहुत आसान से बताया था। आपने यहाँ पे लेनी है डिमांड, ये डिमांड की स्लोप हो गई और ये हम लोगों की सप्लाई की स्लोप हो गई।
और यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे वेज रेट डिटरमाइन कर दिया गया है। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो गई डिमांड से, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज है डिमांड से, तो ये वाला वेज रेट बन जाएगा। ओके, और अगर हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई, डिमांड जो है यानी सप्लाई हमारी, एक सेकेंड, अगर हमारी डिमांड है वो बढ़ गई, ठीक है, और सप्लाई कम हो गई, तो यहाँ पे एक नया वेज रेट बना दिया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं, और वाई आर एक्सिस पे डिमांड कर्व जो है डी डी इंटरसेक्ट कर रही है एस एस पे, ई पॉइंट पे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम होते ही यहाँ पे क्या हुआ कि ये वेज रेट डिसाइड हो गया। इफ वेज रेट इज OW1, अगर OW1 है तो इसका मतलब जो सप्लाई है लेबर की वो ज़्यादा है डिमांड से, और जो वेज रेट है वो फॉल हो जाएगा टिल इट्स रीचेस, उतना नीचे कम हो जाएगा जब तक कि, या वरना यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए। ऐसे ही अब यहाँ पे जो डिमांड है, जो डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम है, अब ये उतना ही बढ़ता रहेगा जब तक कि ये इस पॉइंट पे ना आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।